हमारे साथ इस वक्त उद्योग विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सतीश महाना साहब जुड़ गए हैं। महाना जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू सर, अभी हमने बहुत ही ग्रैंड कवरेज की, एक अभूतपूर्व कवरेज की एबीपी गंगा ने, और इस बजट की तमाम बारीकियां हमने बताई और जो पिछला बजट था उसको भी रखा था। और अभी आपने विपक्ष के नेता को भी सुना, वो कह रहे थे कि जो मुख्य बात, सबसे बड़ी कमी है इस बजट में वो ये है कि युवाओं के रोजगार पर आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया है, शून्य है आपका फोकस। इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे? हमारे सारे दर्शक सुन रहे हैं, रोजगार एक बड़ा विषय है सर। देखिए, बजट के लिए बहुत सारे लोग बजट पेश होने के पहले ही जो सोच कर आए थे वो उनको बोलना था, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बजट को पढ़कर बोलते तो शायद अच्छा रहता। आज जो बजट पेश किया गया है, हम सब लोगों को मालूम है कि ज़्यादातर जो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते थे, इसकी बार बजट में 30% की वृद्धि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर करी गई है। जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर वृद्धि करी गई है, इसका मतलब यह है कि प्रदेश के लिए ऐसे फिक्स्ड एसेट्स और इस प्रकार के फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है जो लोगों को प्रगति के पथ के ऊपर उत्तर प्रदेश को ले जाएगी। और जिस समय प्रगति होगी, जिस समय कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो उस समय स्वाभाविक रूप से रोजगार आएंगे। आज जिस समय इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही है, इंडस्ट्रीज़ के संदर्भ में ये कहा गया है हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर के ऊपर आए। आज जिसमें एक्सप्रेस हाईवेज़ की बात करी गई है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस है, जब हम बनाने के बाद एक पुरानी कहावत है, सबको मालूम है कि रोड्स लीड टू प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और उत्तर प्रदेश के लिए ये रोड्स प्रगति के पथ के ऊपर ले जाएंगे। ये सारी की सारी रोजगार परख योजनाएं हैं। और जिस समय बात करी जाती है नौजवानों की, जिस समय बात करी जाती है आईटी सेक्टर्स की, जिस समय बात करी जाती है ओडीओपी की, जिस समय बात करी जाती है विश्वकर्मा सम्मान योजना की, जिस समय बात करी जाती है कि प्रदेश के इंडस्ट्रीज़ की, तो सारी की सारी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। वही बात मैंने कही कि ये जो सुबेरे सोच कर आए थे कि इन्होंने क्या बोलना है बजट के बाद, शायद ये वही बोल कर आए। बजट पढ़कर बोलते तो अच्छा लगता। ये बात आपकी ठीक हो सकती है, क्योंकि परंपरा हमने देखी है। महाना साहब, बड़ी रोचक बात आपने कही, ये बात मेरे मन में भी थी। सरकार कहती है कि सरकार का कोई भी मंत्री कहता है कि वाह बहुत ही शानदार बजट था, विपक्ष के लोग आते हैं कहते हैं बिल्कुल बजट बेकार था, इसमें कुछ था ही नहीं, कुछ सोचने लायक नहीं, कुछ समझने लायक नहीं। तो ये बात सच है कि कुछ स्टेटमेंट सेट होते हैं सर। लेकिन 50 करोड़ रुपए आपने कोविड टीकाकरण के लिए दिए, ये पर्याप्त होगा पूरे प्रदेश के टीकाकरण के लिए? देखिए, मैं कोविड अगर टीकाकरण की बात करिए, कोविड मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए, तो मैं किसी देश के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता और देश के किसी प्रदेश के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना चाहता। आज अगर दुनिया के बारे में हम सोचें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को कहते थे, जो हर प्रकार से सुख संसाधन से परिपूर्ण थे, टेक्नोलॉजी से पूर्ण थे, जहाँ पर मेडिकल साइंस अग्रणी स्टेज में मानी जाती थी, आज उनका क्या हाल है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णय के कारण हम उस विकराल स्वरूप से अपने आप को बचा सकें। अब उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं कि आज की तारीख में 23 करोड़ के उत्तर प्रदेश में विगत 10 दिनों से ज़्यादा लगभग 100 केसेस के आसपास आ रहे हैं, और वहीं पर दूसरे स्टेट्स में 6000 7000 हैं। इसीलिए मैंने कहा मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता। दूसरे खराब हैं इसलिए मैं अच्छा अपने आप को नहीं बताना चाहता। जी। हमने अच्छा काम किया, अब इसलिए बताना चाहते हैं। कोविड का मैनेजमेंट जिस प्रकार से इस संकट काल में कोविड के विकराल प्रकोप के दौरान उत्तर प्रदेश में किया, शायद किसी ने नहीं किया। आज जिस समय बात होती है मेडिकल कॉलेज की बात, ये शायद इन्होंने पढ़ी नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजेस को किस प्रकार से उसके उपकरण देने के लिए उसमें बजट में व्यवस्था करी गई है, किस प्रकार से डॉक्टर्स को और आगे डॉक्टर्स की कमी रहती थी, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ा दी है, डॉक्टर्स की सीट बढ़ा दी है, कैसे उसके लिए व्यवस्था करी है, ये इन्होंने बजट में पढ़ा नहीं है। मतलब मेडिकल साइंस से संबंधित और मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित और मेडिकल एजुकेशन से संबंधित बजट में कितनी व्यवस्थाएं हैं, मैं चाहूँगा कि उसको पढ़ते फिर उसके बारे में, कोविड के बारे में बोलते तो शायद अच्छा रहता। जी, लेकिन आपके कानपुर में ये बहुत सारे जो एमएसएमई के से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की थोड़ी देर पहले, वो निराश दिखाई दिए। उनमें से कई उनका ये कहना था कि ओडीओपी के 250 करोड़ के आवंटन को छोड़ दिया जाए तो एमएसएमईज के लिए और उद्योगों के लिए कुछ बहुत खास नहीं किया गया, ये उनका कहना था। नहीं, एमएसएमईज के लिए मेरे ओडीओपी, अभी तो ये बजट भाषण आया है, बहुत सारे लोगों ने बजट भाषण को ही पूरे का पूरा बजट समझ लेते हैं। पूरा बजट आने के लिए पूरा बजट साहित्य पढ़ना पड़ता है, विभाग वाइज जाकर उसको देखना पड़ता है कि कौन से विभाग में, अगर पूरा बजट भाषण पूरा एक ही विभाग को पढ़कर बोला जाए कि जो कुछ उसमें व्यवस्थाएं करी गई हैं, तो मुझे लगता है कि 5, 7, 8 घंटे सिर्फ एक ही विभाग के ऊपर बोला जा सकता है।
बजट की जो हाइलाइट्स होती हैं वो बजट भाषण के अंतर्गत होती हैं। जैसे अभी ओडीओपी के लिए कहा गया, विश्वकर्मा सम्मान निधि के लिए कहा गया। जैसे अब मैं आपको कहूँ कि ये जो सोलर चरखे के बारे में कहेंगे तो कहेंगे उसके बारे में बोला नहीं गया, उसके लिए भी बजट की व्यवस्था होती है। और इलेक्ट्रॉनिक चाक के बारे में नहीं कहा गया तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक चाक के बारे में व्यवस्था होती है। फिर जिस समय कहा जाएगा कि इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए पैसे की आवश्यकता है वो दिया गया तो कहेंगे उसमें व्यवस्था नहीं है। तो अच्छी बात यह है जो भी हमारे मित्र इसके बारे में बोलते हैं बजट का पूरा अध्ययन कर लें। आज प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर इंडस्ट्रीज के लिए एक नया डेस्टिनेशन है। पहले उत्तर प्रदेश में कोई इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती थी, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से नए युग की शुरुआत है मोदी जी के नेतृत्व में देश में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। जी।